गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर हिंदी 2022 सेल्फ स्टडी ग्रुप के थ्रू। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनको हम शॉर्ट नेम में या इनका उपनाम है हरिओद। तो इनके जो काव्य संग्रह हैं, इनके काव्य संग्रह में सबसे पहले है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रबंध महाकाव्य माना जाता है। यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि खड़ी बोली का सब प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो है हमारे अमीर खुसरो। खड़ी बोली का सब प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं या कवि हैं अमीर खुसरो। लेकिन खड़ी बोली का प्रथम प्रबंध या महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। किसके द्वारा लिखा गया है? हरिओद या अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी इस रचना को हरिओद की इस रचना को 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो अयोध्या सिंह हरिओद को जो हिंदी साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है या हिंदी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो किस रचना के लिए प्राप्त हुआ है? वो है प्रिय प्रवास। हरिओद जी को कवि सम्राट की उपाधि भी प्राप्त हुई है। कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर हरिओद जी। इनकी अन्य रचनाएं हैं ऋतु मुकर 1917 में, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में, प्रेमांबु वारिधि 1900 ईस्वी, प्रेमांबु प्रसवन 1900 ईस्वी, प्रेम पुष्पोहार 1904 ईस्वी, काव्य पवन 1909 ईस्वी, पद प्रमोद 1920 ईस्वी, पद प्रसून 1924 ईस्वी। ये इम्पोर्टेंट है। पद प्रसून ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चौखे चौपदे ये 1924 ईस्वी, ये भी इम्पोर्टेंट है। चुभने चौपदे 1925 ईस्वी, बोलचाल 1924 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी, कल्पलता 1938 ईस्वी, पारिजात 1940 ईस्वी। ये भी इम्पोर्टेंट है। बेदेही बनवास 1940 ईस्वी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बेदेही बनवास में जो राम जी रामायण है या फिर राम काव्य है, उसमें जो सीता जी का बनवास है उसके बारे में वर्णन किया गया है। या फिर हम कह सकते हैं कि बेदेही बनवास में किसके बारे में वर्णन किया गया है? सीता जी या फिर माता जानकी के बनवास के बारे में वर्णन किया गया है बेदेही बनवास में। आगे है रसिक रहस्य। तो ये थी इनकी कुछ काव्य संग्रह हरिओद जी के। आगे हैं हरिओद जी के या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के नाटक रुक्मणी परिणय, प्रघुमन विजय। तो ये हैं इनके नाटक। आगे हैं इनके उपन्यास। उपन्यास में है ठेठ हिंदी का ठाठ। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है, कौन सी विधा है। उपन्यास है, नाटक है, कांकी है, कहानी है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इसके रचनाकार के बारे में भी पूछा जा सकता है। आगे इनका उपन्यास है अधखिला फूल। तो ये थे हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो नेक्स्ट है हमारे मैथिली शरण गुप्त, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इनके एक ना एक क्वेश्चन तो रचनाओं में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैथिली शरण गुप्त जी हैं जो, इनको राष्ट्रीय कवि कहा गया है। इनको राष्ट्रीय कवि किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया राष्ट्रीय कवि। या फिर राष्ट्रीय कवि की संज्ञा इनको किसने दी है? महात्मा
गांधी जी ने। तो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम कविता है, उनकी जो प्रथम कविता है वो है हेमंत, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे हैं इनके काव्य ग्रंथ या फिर काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में सबसे प्रथम है रंग में भंग। रंग में भंग इनका प्रथम काव्य संग्रह है। प्रथम काव्य संग्रह है जो कि 1909 या 10 में प्रकाशित हुआ था। ज़्यादातर 1910 में माना जाता है, लेकिन ये दोनों ईस्वी हमें इसमें मिलते हैं। आगे है जयद्रथ वध, ये भी इम्पोर्टेंट है। जयद्रथ वध में जो राजा जय सिंह है, उनके जो कहानी है उसके बारे में बताया गया है। आगे है किसान। नेक्स्ट है इनकी विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत। साकेत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है इनकी साकेत। ये राम काव्य का दूसरा स्तंभ भी कहलाता है। जैसे रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को राम काव्य का प्रथम स्तंभ माना जाता है, उसी तरह से जो राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना गया है साकेत को। साकेत में इन्होंने जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने रामायण का वर्णन किया है। रामायण के वर्णन के साथ साथ उन्होंने इसमें उर्मिला, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, और जब लक्ष्मण जी राम और सीता जी के साथ वनवास में गए थे, उसके बाद उन्होंने जो वियोग सहा था, विरह सही थी, उसका जो वर्णन है वो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में किया था। या फिर हम कह सकते हैं कि साकेत की नायिका कौन है, यदि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, साकेत की नायिका कौन है, तो हमारा आंसर होगा उर्मिला। और साकेत में किसका का वर्णन मिलता है? राम काव्य का या फिर राम कथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है भारत भारती, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना। यह रचना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह इनकी भारत भारती है, जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से संबंधित है, और इसी रचना के कारण इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है इनकी झंकार, यशोधरा। यशोधरा भी इनकी इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनके बारे में वर्णन किया है। आगे है द्वापर। नेक्स्ट है जय भारत, विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने जो चैतन्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु, उनकी पत्नी विष्णुप्रिया का वर्णन किया है। आगे है सिद्धराज। सिद्धराज के बाद वैतालिक, पंचवटी, अनंग। ये अनंत भी इम्पोर्टेंट है, पंचवटी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थे मैथिली शरण गुप्त जी के कुछ काव्य संग्रह, जिसमें से हमने इम्पोर्टेंट भी किए हैं, या फिर उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने इसमें आपको बताए हैं। आगे हैं उनके कुछ अनुदित काव्य, जो उन्होंने दूसरे काव्यों से या फिर दूसरे कविताओं से हिंदी में अनुवाद किए हैं। उनमें है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वित्र संहार। तो ये हैं उनके कुछ अन्य काव्य। तो ये थे मैथिली शरण गुप्त जी के कुछ रचनाएं। उनसे संबंधित कुछ और भी अन्य बातें हैं, जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। कौटुंबिक कवि मात्र गुप्त जी ने स्वयं को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है।
जो मैथिलीशरण गुप्त जी हैं उन्होंने अपनी रचनाएं हैं जो काव्य ग्रंथ हैं उसमें हरिगीतिका छंद का ज़्यादा प्रयोग किया होगा या फिर ज़्यादा इस्तेमाल हरिगीतिका छंद का किया गया, इसलिए उनको हरिगीतिका छंद का बादशाह माना जाता है। तो ये थे हमारे द्विवेदी युग से संबंधित कुछ दो महत्वपूर्ण कवि या लेखक और उनकी रचनाएं। तो बाकी कवि और अन्य लेखकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी जानकारी अच्छी लग रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।